नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हो जाइए तैयार, जहाँ भी आपकी एटलस है उसको लेके बैठिए, क्योंकि मानचित्रों के माध्यम से देश दुनिया की भौगोलिक विशेषताओं को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम मानचित्रों के द्वारा फिल करते हैं और उनकी विशेषताओं को जानते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बात अगर आप ज्योग्राफी के मैप के द्वारा देखते हो या याद करते हो तो आपको सरल शब्दों में याद हो जाती है, लोकेशन मालूम हो जाती है कि कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, क्या विशेषता है। इस कारण से हमने ये मानचित्रों के द्वारा हर क्वेश्चन को बताने की कोशिश की है, जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे दे रखा है आपको वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, या हम ये कह सकते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज कहाँ पर स्थित है, या विश्व का सबसे ऊंचा आर्क रेल ब्रिज कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है इंडिया, इंडिया भारत। और इंडिया में कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियाँ चिनाब, झेलम, ब्यास, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सभी नदियाँ एक इंडस रिवर सिस्टम है, उनमें से एक है। चिनाब नदी पर बनाया गया है वर्ल्ड हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज। अब इस ब्रिज की विशेषता देखिए। जो ये ब्रिज बनाया गया है, ये एक पिलर के ऊपर इस आर्क साइज में इसका बनाया गया, आर्क साइज में और पिलर दोनों की विशेषता देखिए। ये जो पिलर पर जो बनाया गया है, इस पिलरों की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंची है, यानी जो दिल्ली की कुतुब मीनार है उससे 131 मीटर ऊंचाई पर ये पिलर बनाया गया, 131 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया। और जो आर्क है, इनकी ऊंचाई इतनी अधिक है, ये दुनिया के अंदर जितने भी आप रेलवे ब्रिज उन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एफिल टावर, फ्रांस की जो एफिल टावर है, फ्रांस की एफिल टावर से भी कितना, फ्रांस की एफिल टावर से यह 35 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज की ये विशेषता है। और देखते हैं इसके बारे में, ब्रिज की टोटल लंबाई कितनी है। इसकी टोटल लेंथ होगी 1315 मीटर इसकी लेंथ है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला एक रेलवे ब्रिज है ये। और इसकी नदी से ऊंचाई 359 मीटर है। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या कह सकते हैं इस ब्रिज के बारे में देखिए, चाइना और फ्रांस। चाइना का जो ब्रिज है उसका नाम है सुतांग रेलवे ब्रिज, सुतांग रेलवे ब्रिज है। इसकी ऊंचाई 306 मीटर है। जबकि फ्रांस का जो रेलवे ब्रिज है उसका नाम है मिलाओ, और मिलाओ की ऊंचाई 343 मीटर, यानी कि सुल्तान की 306 मीटर है, और इसकी मिलाओ की 343 मीटर है। जबकि जो चिनाब नदी पर ब्रिज बनाया गया है उसकी ऊंचाई 359 मीटर है। यानी इन दोनों से, या कहे कि इन सभी से अधिक ऊंचाई पर स्थित है आपका चिनाब पर जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, चिनाब पर बनने वाला बाहुबली रेलवे आर्क ब्रिज भी कह सकते हैं। अब आर्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आर्क साइज में इसका यूज किया गया है और पिलर के रूप में इसको बता सकते हैं। इस कारण से तो हम ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी में विज्ञान और तकनीकी का एक जबरदस्त नुमायना देखने को मिलेगा आपको। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के द्वारा ये रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जिसके अंदर तकनीकी आपको दूर से ही दिखाई देगी। तो हम इसको एक बाहुबली का, क्योंकि ये ऊंचा है, बड़ा है, इस कारण से। तो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के द्वारा तैयार किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं चौक पॉइंट। ये चौक पॉइंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, चौक पॉइंट का सामान्य रूप से मीनिंग क्या होता है? चौक पॉइंट जल डमरू व नहरों के रूप में ऐसे सक्रिय या जल संधि है जो दो समुद्री मार्गों को जोड़ता है, नंबर 1 और नंबर 2। और समय व दूरी की, टाइम की और डिस्टेंस को भी क्या बचाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, दुनिया में चौक पॉइंट को देखा जाए तो ये यहाँ पे पनामा कैनाल है, ये स्वेज कैनाल है। पनामा कैनाल क्या करती है? पनामा कैनाल इस पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन के द्वारा कनेक्ट करती है। पहले क्या होता था, इसका ये चक्कर लगा के यूं आना पड़ता, तो टाइम की बचत हो गई, डिस्टेंस भी कम हो गया। स्वेज कैनाल की बात करें, यूरोपीय या अटलांटिक महासागर से आने वाला पर्सन
पहले ये पूरा चक्कर लगा के, अब दक्षिण अफ्रीका चक्कर लगा के फिर हिंद महासागर की ओर आता था, लेकिन इसके बन जाने से ये एरिया इस तरीके से आ गया। या हिंद महासागर जो प्रशांत महासागर में जाने के लिए अब क्या हो गया, यहाँ पे बहुत से जल डमरू मध्य हो गया। तो हम देखते हैं कि दुनिया में एक यहाँ पे पनामा कैनाल, स्वेज कैनाल, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य क्या करता है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में कनेक्ट करता है। बहुत से जल डमरू मध्य दक्षिण हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जाने के लिए एक जल डमरू। यहाँ पे मलक्का प्रायद्वीप के पास में हम देखते हैं, मलक्का प्रायद्वीप के पास में भी जल डमरू है। वो भी क्या करते हैं, इसके द्वारा हम दक्षिण हिंद महासागर से चाइना की ओर जा सकते हैं। यानी कि दुनिया में ऐसे कई चौक पॉइंट होते हैं जो व्यापारिक मार्गों के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। जो चौक पॉइंट है ये किसी कारणवश अवरुद्ध हो जाए तो दुनिया में अधिकतर जो व्यापारिक जलमार्गों के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है वो काफ़ी लॉस में चले जाएगा, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल भी वर्तमान में देखा कि यहाँ पे स्वेज कैनाल में जो ईगर मालवाहक वाहन यहाँ पे ब्लॉक हो जाने के कारण यहाँ पे पूरा जाम लग गया, जिसके कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए चौक पॉइंटों का इम्पोर्टेंट बढ़ गया। तो वर्तमान में एक नई शब्दावली क्या हो गई, चौक पॉइंट क्या होता है, चौक पॉइंट जल संधियों को ही कह सकते हैं, जो बड़े महासागरों को आपस में जोड़ते हुए व्यापारिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और ये महासागर और महाद्वीपों के पास में, सक्रिय एरियो के पास में अधिकतर मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरेस आइलैंड। फ्लोरेस आइलैंड इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल क्या है इंडोनेशिया की, जकार्ता, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह का एक आइलैंड है। इसी के पूर्वी भाग में फ्लोरेस आइलैंड है। चर्चा में क्यों रहा, अधिक भूस्खलन और अधिक वर्षा होने के कारण, भूस्खलन और अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ 45 लोगों की मृत्यु हो गई। इस कारण से फ्लोरेस आइलैंड चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट, हाँ जी दोस्तों, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट सीधा पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, किस देश में। तो देश की बात करेंगे तो इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर, रीवा में। और रीवा कहाँ पर है, ये एमपी में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश में रीवा में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। और ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स होगा। यानी कि गैर परंपरागत संसाधनों को बढ़ाने के लिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट काफ़ी कामयाब साबित होगा, क्योंकि ये आपकी जो गैर परंपरागत सोर्स है, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इन सब के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये सभी क्या, ये सभी प्रकृति के अनुकूल ऊर्जा पैदा करने वाले सोर्स है। इनके भंडार असीमित है। इस कारण से ऐसे संसाधनों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जो प्रकृति में आसानी से मिल रहे हैं और प्रकृति के लिए अनुकूल है। कार्बन की मात्रा भी न के बराबर होती है इनमें। तो इसकी हम बात करें, अभी इसका इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इसकी क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी है, 750 मेगावाट तो इसकी क्षमता है, 750 मेगावाट। और एरिया टोटल कितने एरिया में इसका विस्तार है, एरिया 1590 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। 1590 हेक्टेयर में ये फैला हुआ। इसकी विशेषता क्या है, देखिए दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर प्लांट में से एक है। आंतरिक ग्रिड समायोजन हेतु और वर्ल्ड बैंक से, कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से इसको लोन मिला है, ऋण मिला है। वर्ल्ड बैंक से इसको क्या मिला है, वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से इसको लोन मिला है, ऋण प्राप्त हुआ है। और ये भारत की पहली परियोजना है जो वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करने में कामयाब रही है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी देखिए, 15.7 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने का काम करेगा, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ों को लगाने के बराबर होगा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया एंड एशिया, सिंगल साइट सोलर प्लांट। देन इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे बडला सोलर पार्क। बडला सोलर पार्क, देखिए दोस्तों सोलर पार्क काफ़ी ऊर्जा संकट को कम करने के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो रहा है और दुनिया में बनाए जा रहे हैं। अब बडला सोलर पार्क की कहाँ पर होगा पूछ लिया जाता है। ये भी भारत में, और भारत में कहाँ पर, जोधपुर में। जोधपुर में क्या यूँ कहते हैं, जोधपुर को क्या कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहते हैं और
सन सिटी भी कहते हैं। दोनों ध्यान रखना, ब्लू सिटी और सन सिटी किसके लिए? जोधपुर में बड़ला सोलर पार्क स्थापित किया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा ये, जिसकी क्षमता कितनी है? 30,000 मेगावाट। 30,000 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और वर्तमान में 2,245 मेगावाट है। वर्ष 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसका जो फैलाव है ये 50,000 वर्ग किलोमीटर या यूं कहे कि 14,000 एकड़ में फैला हुआ है और साथ ही साथ इसमें कितनी 18 बड़ी कंपनियों के 36 सोलर प्लांट लगे हुए, यानी कि 18 कंपनियां तो हर एक की दो दो मान लीजिए, तो कितने हो गए? 18 दूनी 36, यानी 18 कंपनियों के 36 सोलर प्लांट लगे हुए यहाँ पर बड़ला सोलर पार्क। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोनों। रीवा कहाँ पर है? रीवा एमपी का है और बड़ला कहाँ का है? बड़ला जोधपुर का है। दोनों में अंतर क्या है? ये सोलर प्रोजेक्ट, ये सोलर पार्क है, यानी जो पार्क होते हैं वहाँ पर सोलर प्लांट या सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, यानी सोलर पार्क बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाइल रिवर डिस्प्यूट या नील नदी विवाद, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको समझ में आना चाहिए कि नील नदी विवाद क्या है। अब नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कहाँ पर स्थित है? पूछा जाए कि नील नदी कहाँ पर? नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसका टोटल कैचमेंट एरिया 1,29,300 वर्ग मील है। या हम ये कह सकते हैं कि 3,34,09,000 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल कैचमेंट एरिया या कुल अपवा क्षेत्र है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है और विवाद कैसे हो, समझिए। थोड़ा मैप को जूम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो नील नदी है इसका ओरिजिन यहाँ से विक्टोरिया झील से होता है और विक्टोरिया झील से होती हुई ये कहाँ चले जाएगी? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसके गिरने से पहले यहाँ सूडान है, सूडान में जगह खार्तूम, सूडान में जगह खार्तूम। और इस खार्तूम में क्या होता है? इथोपिया की तरफ से ब्लू रिवर कनेक्ट होती है और यहाँ से व्हाइट रिवर यानी श्वेत और नीली नदी दोनों कहाँ मिलेगी? खार्तूम में मिलेगी। उसके पश्चात इसका नाम नील पड़ जाता है, नील नदी पड़ जाता है। और नील नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है? ये भूमध्य सागर में गिराती है। कहाँ से ओरिजिन होता है? विक्टोरिया से ओरिजिन होता है। अब इसमें मजे की बात क्या है, देखिए। इथोपिया, सूडान और मिस्र, तीन देशों की बात करें तो जो मिस्र और इथोपिया, इन दोनों के बीच में इसका विवाद है। तो नील नदी का विवाद किन से है, या नील नदी का विवाद की बात करेंगे तो मिस्र और इथोपिया के मध्य में। अब देखते हैं इसके बारे में। जो नील नदी है जो इथोपिया के पास में, क्या है? इथोपिया के पास जो ब्लू नील है, इथोपिया में टाना झील के पास में एक बांध बना दिया गया है, जिस बांध का नाम क्या है? द ग्रैंड इथोपिया रेनेसा डैम, यानी क्या नाम हो गया इसका? द ग्रांड इथोपिया रेनेसा डैम, यानी पुनर्जागरण इथोपिया पुनर्जागरण बांध हो गया है इसका नाम। और ये बांध बन जाने से क्या स्थिति है? बांध बन जाने से जो इथोपिया है और इथोपिया में जो टाना झील पे जो ये बांध बना दिया गया है, तो यहाँ पे जो मिस्र है इसको ये चिंता हो गई है कि इस बांध को बन जाने से ये नदी का जल यहाँ पर कम पहुँचेगा या नदी के जल को यहाँ पे ज़्यादा संचित किए जाने के फलस्वरूप नील नदी का जल मिस्र में कम आएगा, जिस कारण से वाटर
क्राइसिस, यानी जल की या जल संकट या जल की समस्या पैदा हो जाएगी। अभी देखिए दोस्तों, जो जल की संकट की बात करें, क्योंकि मिस्र में बारिश बहुत कम होती है और इस नदी के आ जाने के कारण ही यहाँ पर जो मैदानी भाग का निर्माण हुआ है वो इस नदी के कारण, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और ये सारा डेजर्ट के पास में स्थित है। यदि ये नदी नहीं आएगी तो यहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका विस्तार ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे जलवायु प्रतिकूल दशाएं अपने आप पैदा हो जाएगी। लेकिन नील नदी आ जाने से मिस्र निवासियों को थोड़ा सा आराम और काफ़ी कुछ यहाँ की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित होने का एक अच्छा माध्यम इस नदी के द्वारा मिला हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट, नाइल रिवर भी कह सकते हैं। नील नदी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यदि इस विवाद को हम सुलझाने की बात करें तो देखिए, जो अमेरिका है और चाइना है, अमेरिका चाइना दोनों के साथ इनके संबंध अच्छे हैं। यदि दोनों देशों को बीच में मध्यस्थता लेकर बात की जाए तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस नील नदी के विवाद को कम किया जा सकता है। और नील नदी को लेकर मिस्र क्यों चिंतित है, क्योंकि 85% पानी ब्लू नाइल से आता है नील नदी में। और मिस्र में जहाँ न के बराबर बारिश होती है, सदियों से पानी से जुड़ी तमाम ज़रूरतों के लिए इसी पानी पर निर्भर है इजिप्ट, या जिसको मिस्र कहते हैं। इसलिए इस पानी की कटौती से मिस्र पर संकट का अस्तित्व मंडरा रहा है। इस कारण से वो इथोपिया के प्रति उसका विरोध जायज है। और इथोपिया इस पे बांध बना कि उसकी सोच क्या है, देखिए, जो इथोपिया यहाँ पे जो टाना झील पे बांध बना रहा है जिसका नाम क्या है, द ग्रैंड इथोपिया रेनेसा डैम, वो ये सोचता है कि ये बांध बन जाने से यहाँ पर सौर ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा संकट को कम किया जा सकता है, यहाँ पे घरों में विद्युत का विकास किया जा सकता है। क्योंकि इथोपिया का HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना 173 है, यानी काफ़ी नीचे पायदान पर है। तो वो इस बांध के द्वारा कुछ रोजगार के साधन तलाश करते हुए, यहाँ पे ऊर्जा के संकट को कम करते हुए इस पे विचार कर रहा है कि ये बांध बन जाएगा तो इन यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खुशहाली की बात होगी। वहाँ की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं एक सकारात्मक रूप से स्टार्टअप के रूप में इस बांध का यूज किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो इथोपिया है जिसकी राजधानी क्या, अदिस अबासा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इथोपिया की राजधानी क्या, अदिस अबासा। अदिस अबासा इथोपिया की राजधानी है। जो यहाँ के राष्ट्रपति एबी अहमद ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये नील नदी का विवाद जब भी सुलझेगा जब दोनों में या तो सहमति हो जाएगी या विश्व मंच पर इसका समाधान होने के बाद ही हम कह सकेंगे कि नील नदी का विवाद सुलझाया जा सकता है। और नील नदी के विवाद की बात की जाए तो इथोपिया और मिस्र दोनों के मध्य में इसका विवाद सिद्ध है। केवल सूडान तो क्या है, सूडान तो केवल बीच में होने के कारण सूडान भी कुछ इस जल के कम होने की चिंता में है, लेकिन डायरेक्ट संबंध इसका मिस्र और इथोपिया से लिया गया है। तो नील विवाद ये है। क्या कारण रहा कि द ग्रेट इथोपियन रेनेसा डैम बन जाने के कारण ये नील विवाद खड़ा हो गया। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।